आज मैं वीडियो नंबर 6 में सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के लेसन नंबर 12 पढ़ रहे हैं और आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक समूह संबंधी अभिक्रियाएं। तो देखिए, पहला है अपचयन। अपचयन का मतलब होता है कि इसके साथ जो होगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अपचयन का मतलब होता है कि जो आप CrCO देख रहे हैं, इसके साथ हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग अपचयन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि R है COOH, आप चाहें तो यहाँ पर CH3 भी लिख सकते हैं, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसकी क्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देख रहे हैं ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और B2H6 और ईथर को उपस्थिति में कराते हैं तो RCH2, C तो है H2, यानी यहाँ से एक H निकल कर हो जाएगा OH पहले से, तो H यानी ऑक्सीजन निकल गया, इसके जगह पर CH2 आकर के मिल गया। इसका नाम जो होगा आपका एल्कोहल का निर्माण होता है। यही है अपचयन। एक बार फिर बता दें, जब भी अपचयन कहेगा ना तो जो माने अभिकारक के रूप में, जैसे ये RCOO है तो इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और इसके साथ एक H2 आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, इसी को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात जब भी पूछा जाता है ना तो याद रखना। अपचयन के बाद नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है उसका नाम होता है बी। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है जो आपका बी कार्बोक्सीकरण। तो बी कार्बोक्सीकरण में क्या होता है ना, जब आप क्रिया कराते हैं तो इसमें एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है ना, एल्केन का। जैसे RCOON है, इसकी क्रिया NaOH को उपस्थिति में कराते हैं तो RH का निर्माण हुआ है प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आपका बाहर निकला है, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में एक बात जरूर याद रखिएगा कि सोडियम एथेनोएट लेते हैं, ठीक है ना, और इसको जब क्रिया कराते हैं तो देखिए एल्केन का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल बनता है, फिर जल के साथ क्रिया करा देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। याद करते हैं हम लोग कि अगर कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया पूछता है तो कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में हम लोग सोडियम एथेनोएट लेते हैं, या सोडियम जो होता है एल्केनोएट लेकर के, अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 लिखते हैं तो एथेनोएट हो जाएगा। और जब इसकी क्रिया कराते हैं तो देखिए RR का मतलब CH3 एथेन बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस सोडियम बनता है, फिर आप जल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो NaOH बनता है और फिर आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आपको लिखा गया हैलोजन। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे हैलोजन का मतलब होता है कि जब हम लोग इसी को हम लोग हेल बेहोलार्ड जेलेस्की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए RCH2COOH है, X2 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो RCH, एक H कम हो जाएगा, इसके साथ X आ जाएगा और COOH का निर्माण होता है, जिसको हैलोजनीकरण कहते हैं। यानी जब किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हैलोजन आके जुड़ जाता है तो उससे हम लोग हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह भी अगर आपसे कोई पूछे तो इस चीज़ को भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो अगर आप वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखिए, यह है बेंजोनोइक अम्ल। आप देख रहे हैं किस तरीके से बेंजीन के साथ COOH है और बेंजोनोइक अम्ल के साथ बेंजोनोइक अम्ल है और इसकी क्रिया आप किससे करा रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल से। देखिए नाइट्रिक अम्ल से आप करा रहे हैं, तो नाइट्रिक अम्ल से जब आप क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने के बाद जो होगा आपका यहाँ पर नाइट्रो यानी यम नाइट्रो बेंजोनोइक अम्ल बनेगा। यम इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर COO है तो यहाँ पर O, यहाँ पर यम, इसलिए इसको यम नाइट्रो बेंजोनोइक अम्ल, ये चाहे तो 1 2 3 नाइट्रो बेंजोनोइक अम्ल भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये भी एक वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए नेक्स्ट जो दिखा रहा है इसमें कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बेंजोनोइक अम्ल है, इसकी क्रिया ब्रोमीन से करा रहे हैं। तो ब्रोमीन से कराने के बाद जो आपका बना है बेंजीन है COO या फिर Br, तो इसको कहते हैं यम ब्रोमो बेंजीन का निर्माण हुआ है, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद से आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला आपका लिखा है कि मेथेनोइक अम्ल रबड़, वस्त्र, रंगाई, चमड़ा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों में इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। यानी आप यहाँ पर देख करके एक चीज़ ज़रूर बता सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका निर्माण मेथेनोइक अम्ल, रबड़, वस्त्र की रंगाई, चमड़ा और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग होता है उसमें किया जाता है। दूसरा आप इसका उपयोग बता सकते हैं कि एथेनॉइक अम्ल विलाय के रूप में तथा खाद्य उद्योगों में सिरका के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जो एथेनॉइक अम्ल होता है इसका उपयोग जो होता है सिरका बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी सिरका निर्माण में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ये बात भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि सिरका बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि सिरका बनाने के लिए जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सदस्यों का उपयोग किया जाता है। अगर ये चीज़ आपसे पूछा जाता है तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपने देखा कि सिरका बनाने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आप देख सकते हैं कि तीसरा में कि हेक्सेन डाइओइक अम्ल का उपयोग नाइलॉन 66 के निर्माण में भी होता है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि जो नाइलॉन 66 होता है उसका निर्माण भी इसके कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ किया जाता है। चौथा बता सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल के एस्टोरे का उपयोग सुगंधित द्रव्यों में होता है, ये भी आप बता सकते हैं। 5 नंबर कह सकते हैं कि सोडियम बेंजोनेट का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में होता है। यानी खाद्य परिरक्षक का मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, या अगर आपसे पूछा जाए तो चीज़ को आप बता सकते हैं। और 6 नंबर में भी उपयोग बता सकते हैं कि उच्चतर वस्त्रीय अम्लों का उपयोग साबुन और अपमार्जक के उत्पादन में भी किया जाता है। यानी साबुन और अपमार्जक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ को हमें मालूम होना चाहिए कि साबुन वगैरह जो होता है उसको भी बनाने के लिए या अपमार्जक, आपको याद होगा कोई पूछता है कि साबुन किससे कहते हैं, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं कि साबुन वह होता है जो उच्च प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों से मिलकर बना होता है, और साबुन जो होता है केवल मृत जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्या हम लोग साबुन के उपयोग करके कठोर जल और जो मृत जल होता है इसका पहचान कर सकते हैं, तो आप उत्तर में बता सकते हैं हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जो साबुन होता है वह मृत जल के साथ झाग उत्पन्न करता है लेकिन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए कठोर जल और मृत जल का हम लोग पहचान कर सकते हैं। उसके बाद से एक प्रश्न और आता है कि अपमार्जक किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अपमार्जक वह होता है जो जिसका उपयोग भी हम लोग कपड़े सफाई के लिए करते हैं, लेकिन जो अपमार्जक होता है वह कठोर जल और मृत जल दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये प्रश्न आता है कि क्या जो अपमार्जक होता है उसके द्वारा कठोर जल और जो मृत जल होता है दोनों का पहचान अलग अलग कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि अपमार्जक के द्वारा कठोर जल और मृत जल दोनों का पहचान हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अपमार्जक होता है वह दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता कि कौन मृद है कौन कठोर है। लेकिन जो साबुन होता है वह केवल मृत जल के साथ अभिक्रिया करता है, कठोर जल के साथ नहीं करता है। तो इस तरीके से ये थ्योरी जो होती है यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पाठनीति प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।